बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑर्बिटल मोशन लेक्चर 6। आज हम केपलर सेकंड लॉ का प्रूफ करेंगे। जैसे आपको पता है कि केपलर्स के थ्री लॉज थे, थ्री लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, और केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेटमेंट देखें। The radius vector drawn from the sun to the planet sweeps out equal areas in equal times. The radius vector drawn from the sun to the planet sweeps out equal areas in equal times. Basically एरियल वेलोसिटी आपने कांस्टेंट साबित करनी है। इसमें ये इस किस्म का लेक्चर हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें केपलर्स सेकंड लॉ प्रूव नहीं किया था। लेकिन स्टेट प्रूव यही कुछ ही किया था, और ये एक्चुअली केपलर सेकंड लॉ है। लेट द प्लेनेट मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स ड्यू टू सन हैव पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब ये आप पहले ये सपोज करते हैं कि प्लेनेट मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स है, और सेंट्रल फोर्स कौन सी है? ड्यू टू सन। और उस प्लेनेट के कोऑर्डिनेट से पहले हमने इसको पार्टिकल के तौर पे पिछले लेक्चर्स में किया हुआ है, लेकिन अभी इस पार्टिकल की बजाय इसको कहते हैं प्लेनेट। यानी लेट प्लेनेट मूविंग अंडर, और जो प्लेनेट मूव कर रहा है वो सेंट्रल फोर्स कौन सी है? जो सन की अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वो, और प्लेनेट को हमने कहा जी उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा है। आई थिंक समझ आ गई है कि प्लेनेट मूविंग अंडर द सेंट्रल फोर्स ड्यू टू सन having the polar coordinates r theta. Let P and Q be the neighboring positions of the planet. जो planet move कर रहा है उसके हमने neighboring positions, करीबी positions जो हैं P और Q ले ली हैं, और सन को सपोज कर लिया ओरिजिन पे है क्योंकि उसके अराउंड प्लेनेट ने मूव करना है। अब ये इस किस्म की डायग्राम होगी जो पहले भी हमने डिस्कस की हुई है कि ये जो है प्लेनेट मूव कर रहा है, ये सन है, और ये P और Q उसके नेबरिंग पॉइंट्स हैं। यूजिंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शंस वी हैव। अब रेडियल डायरेक्शन आपको याद है कि ये वाली डायरेक्शन जो है ये रेडियल डायरेक्शन है, और इसके जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। उन डायरेक्शंस को यूज करते हुए आपको याद होगा फोर्स किसके इक्वल होगी? रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है वो क्या बनती है? एफ आर, और उसकी रेडियल डायरेक्शन आर, और नेगेटिव साइन इसलिए लगाया हुआ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये रेडियल डायरेक्शन ये वाली है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन इसके अपोजिट है, इस तरफ है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन प्लेस किया हुआ है। एफ थीटा ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, और एस स्टैंड्स फॉर द यूनिट वेक्टर अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई। हम इसको नेगेटिव साइन बाहर लेके इसको इस तरह लिख सकते हैं, रीराइट कर दिया जब आपने। अब आपको पता है फोर्स का न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, F इज इक्वल टू एम ए होता है। तो एफ आर इज इक्वल टू एम ए आर स्टैंड फॉर द रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, एंड एफ थीटा इज इक्वल टू एम ए थीटा, वेयर ए थीटा स्टैंड्स फॉर द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ये रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आप काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में ड्राइव करके आए हुए हैं, जो कि ये होती हैं ए आर, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। ये ऑलरेडी ड्राइव की हुई है और आपको ये याद होंगी, तो ये केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन प्रूव होगा क्योंकि यहाँ लगानी पड़ेगी। इसी तरह वहाँ हमने ये फॉर्म भी ड्राइव की हुई है काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में, ए थीटा इज इक्वल टू ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज 1 over r d over dt r square थीटा डॉट। अगर हम ये वैल्यूज जो हैं उसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे ये पुट कर देते हैं, एक चीज़ यहाँ पे जो बताई है वो ये है कि चूंकि ट्रांसवर्स जो है, ये जो फोर्स है वो सारी की सारी तो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग है ना, तो फोर्स की सारी कंपोनेंट जो है वो रेडियल डायरेक्शन के अलॉन्ग है। ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ फोर्स कोई नहीं है, यानी हमारे पास जो है एफ थीटा जो है वो जीरो है। एफ थीटा जीरो होने का मतलब क्या है कि एम ए थीटा जीरो है, और अगर एम ए थीटा जीरो हो जाएगा तो ए थीटा जीरो हो जाएगा। ए थीटा जीरो हो जाएगा तो एक्चुअली ये टर्म सारी की सारी जीरो हो जाएगी। तो यही ये कहा जा रहा है यहाँ पे
since F is a central force, so its transfer component 0. That is F theta is equal to 0. F theta is equal to 0, M A theta is equal to 0. और M आप जो है राइट साइड पर ले जाएं 0 और M खत्म हो जाएगा M, तो आपके पास A थीटा की वैल्यू लगा दी भई आ गई। 1 ओवर R भी ले जाएं उधर आप, तो क्या रह जाएगा d ओवर dt r स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू 0। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास r स्क्वायर थीटा डॉट और राइट साइड पे कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हमने h कह दिया और यही स्टैंडर्ड यूज करते हैं। r स्क्वायर थीटा डॉट इज ऑलवेज यूज इज इक्वल टू h इन ऑर्बिटल मोशन। अच्छा जी, अब अगला जो काम हुआ, इफ रेडियस वेक्टर OP स्वीप्स एन इनफिनिटेसिमल एरिया POQ dA इन टाइम dt, देन ये फार्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, dA इज इक्वल टू 1/2 r प्लस dr साइन d थीटा। और लिमिट के केस में आपको याद है पहले भी डिस्कस हुआ है कि अगर साइन थीटा थीटा को अप्रोच करता है, अगर थीटा 0 को अप्रोच करे तो फिर डी थीटा को 0 को अप्रोच कराना ना, ताकि वो पॉइंट जो है ओवरलैपिंग की सूरत में कर्व बना सके। तो आपके पास जो है यानी पॉइंट P जो है वो Q को अप्रोच कर सके, तो पॉइंट P Q को अप्रोच करेगा तो डी थीटा 0 को अप्रोच करेगा और डी आर भी 0 को अप्रोच करेगा, तो यहाँ R जो है डी थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो साइन डी थीटा जो है थीटा को अप्रोच करेगा, तो आपके पास ये डी आर जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये R और ये बन गया 1/2 r स्क्वायर डी थीटा। अगर आप इसका डिफाइनिंग द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज डी और डी टी, तो फिर आप के पास क्या आ जाएगा यहीं से 1/2 r स्क्वायर थीटा डॉट। अब हमने पीछे कुछ चीज़ कैलकुलेट की हुई है, r स्क्वायर थीटा डॉट को सपोज किया हुआ h, तो d और dt किसके बराबर आ जाएगा 1/2 h। तो एक्चुअली हमने साबित कर दिया कि ये d और dt एक्चुअली एरियल वेलोसिटी है। A stands for the area and d over dA over dt is the aerial velocity and it is equal to constant. This is exactly we have to prove in Kepler's second law of motion. This shows that aerial velocity is constant, that is the radius vector drawn from the, अब वो लिखा बड़ा मुश्किल हुआ है Kepler second law of motion, उसका मीनिंग पता नहीं क्या महसूस समझ नहीं आती क्या लिखा हुआ, लेकिन एक्चुअल मीनिंग उसका यह है कि aerial velocity swept by the planet is constant. The radius vector drawn from the sun to the planet sweeps out equal areas in equal times. This completes the proof. यानी फिर मैं बता दूं कि आपने एक्चुअली केपलर सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट प्रूव करना था। ये हमने एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल के तौर पे भी पहले किया हुआ है।